हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु जी। आज हम आपके लिए गुजरात इंजीनियरिंग सर्विस का 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसका फर्स्ट पार्ट आपके लिए लेके आए हैं। 50 हमारे इस क्वेश्चन वीडियो में क्वेश्चन रहेंगे, 50 से ज़्यादा ही हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भाई आंसर भी हमने मेंशन कर दिया है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, लेकिन हम हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा डिटेल जो है वो देखने को मिले। चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैलिफोर्निया वेयरिंग रेशियो मेथड ऑफ डिजाइनिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट इज मोर एक्यूरेट एज इट इन्वॉल्व्स। सीवीआर जो टेस्ट होता है उसको आप यूज करते हैं फॉर द डिजाइनिंग ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। बोल रहा है कि इज मोर एक्यूरेट एज इट इन्वॉल्व्स। ये इसलिए एक्यूरेट होता है, ये डिटरमाइन करता है मटेरियल की प्रॉपर्टी जो होती है, ताकि आप पेमेंट को डिज़ाइन कर सके। मटेरियल की प्रॉपर्टी जो होती है, जो रोड बनाने में मटेरियल यूज होता है, उसकी प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करता है। जो सीवीआर टेस्ट जो होता है, ये सॉइल का जो सब ग्रेड होता है, बेस कोर्स मटेरियल जो आप यूज करते हैं उसकी प्रॉपर्टी को ये फाइंड आउट करता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा आंसर हो जाए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रोड मेकिंग मटेरियल, कहने का मीनिंग ये है कि भाई प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करता है मटेरियल की रोड के पेमेंट सर्फेस के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेमेंट्स। हमारे पास यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दी गई है। यहाँ पर हमें बताना है कि भाई कौन सी सही है। जैसे कि आपको पता ही है कि भाई जो रोड होती है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है उसके पेमेंट सर्विस को। एक होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट, एक होता है रिजिड पेमेंट। तो दोनों के अलग अलग ही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दोनों में डिफरेंस भी कई बार एग्जाम में पूछने देखने को मिला है। तो ये उसके बेस पर ही ये क्वेश्चन जो है बनाया गया है। उसके बेस पर ही ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो उनका जो है आपको पता होना चाहिए कि उसका डिफरेंस क्या होता है, कि उसमें भाई कौन कौन से जॉइंट्स यूज होते हैं, उसकी जो कॉस्ट होती है स्टार्टिंग में कितनी होती है, और अगर रिपेयर आपको करनी है तो कितनी होती है। ये सारे पॉइंट जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए फर्स्ट जो स्टेटमेंट यहाँ पे बोली गई है कि रिजिड पेमेंट हैव गुड नाइट विजिबिलिटी देन फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है भाई। रिजिड पेमेंट जो होता है हैव गुड विजिबिलिटी देन फ्लेक्सिबल पेमेंट। बिल्कुल सही है। अगला देखिए, इट इज पॉसिबल टू मेक क्रॉस कटिंग ऑफ द रिजिड पेमेंट। ये गलत है भाई। नेक्स्ट देखिए, इन ए फ्लेक्सिबल पेमेंट एनी डिफॉर्मेशन इन द टॉप लेयर इज ट्रांसफर्ड टू द अंडर lead layer, but in rigid payment there is slab or beam action due to which any deformation is only in the top layer of the concrete। तो ये बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। फ्लेक्सिबल पेमेंट में क्या होता है कि जो लोड ट्रांसफर होता है वो टॉप से बॉटम ट्रांसफर होता है, टॉप लेयर से बॉटम लेयर पर ट्रांसफर होता है। कहने का मीनिंग है कि ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट होता है उसका। लेकिन जो रिजिड पेमेंट होता है उसमें क्या होता है कि लोड जो होता है डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाता है, स्लैब हो या फिर बीम, उसके द्वारा ही ट्रांसफर होता है, बाकी नहीं होता है। एंड अगर आप फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो डिफॉर्मेशन की बात करेंगे, डिफॉर्मेशन जो होती है टॉप लेयर से अंडर लेयर यानी कि बॉटम लेयर तक जाती है। लेकिन जो डिफॉर्मेशन आपको रिजिड पेमेंट में देखने को मिलती है वो टॉप लेयर जो होती है कंक्रीट स्लैब, उसमें ही डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ये हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था, रेट ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 500 मीटर इन ए नेशनल हाईवे फॉर डिजाइन स्पीड हमारे पास 100 किलोमीटर पर आवर इज। रेट ऑफ सुपर एलिवेशन हमें फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ सुपर एलिवेशन जो होता है उसको वैसे फाइंड आउट करने के दो तीन मेथड होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो फाइंड आउट होगा वो होगा हमारे पास ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर 127 आर। इस फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं।
वी हमारे पास 100 दिया गया है भाई, आर भी हमारे पास दिया गया है, वैल्यू पुटअप कीजिए, हमारे पास आंसर जो है 0.7 ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, मेन फंक्शन ऑफ फिश प्लेट इन रेल जॉइंट इज। जो फिश प्लेट होती है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, यूजेस क्या होता है फिश प्लेट का। क्या होता है भाई? सो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन 1 ही रहेगा, टू जॉइन द टू रेल्स टुगेदर। फिश प्लेट जो होती है ये यूज करते हैं एट रेल जॉइंट पर, आप इसको यूज करते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन कॉन्टिन्यूटी। मेंटेन कॉन्टिन्यूटी यानी कि दो रेल जो होती है उसको जोड़ने के लिए फिश प्लेट आप इसको यूज करते हैं। एंड इट इज आल्सो अलाउ थर्मल कॉन्ट्रैक्शन एंड थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल कॉन्ट्रैक्शन एंड थर्मल एक्सपेंशन जो होता है ये फिश प्लेट जो होती है ये अलाउ करती है। वैसे और भी बहुत सारे ये फास्टनर होते हैं, जैसे कि फिश प्लेट जो है ये भी एक फास्टनर है। ऐसे ही हमारे पास बोल्ट भी एक फास्टनर होता है, की भी फास्टनर होती है। अगर हम की बात करें, की जो होती है ये भी एक फास्टनर होता है, इसको आप यूज करते हैं टू फिक्स रेल टू चेयर ऑन मेटल स्लीपर। फिक्स रेल टू चेयर ऑन मेटल स्लीपर, मेटल का जो स्लीपर होता है उसमें आप की को यूज करते हैं ताकि वो रेल को फिक्स कर सके चेयर से। रेल टू चेयर से फिक्स करने के लिए की को आप यूज करेंगे। ऐसे ही भाई एक चेयर भी होती है, चेयर को फिक्स करेगा तो चेयर भी होती होगी कुछ ना कुछ, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो जो चेयर होती है वो यूज टू सपोर्ट फुल हेडेड रेल ऑन द स्लीपर। इसको आप यूज करते हैं ताकि ये सपोर्ट करेगी जो बुल हेडेड का रेल जो होता है उसको ऑन द स्लीपर के ऊपर। सो अगला क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस थ्रू विच द टंग रेल मूव्स laterally at the two of the switch for the movement of train is called। तो थ्रो ऑफ द स्विच। अगले देखिए, फॉर ए ब्रॉड गेज रूट विद n+7 स्लीपर डेंसिटी द नंबर ऑफ स्लीपर पर रेल लेंथ इज। सो एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है। सो ब्रॉड गेज के लिए पूछा है n+7 स्लीपर डेंसिटी है। स्लीपर डेंसिटी जो होती है आप उसको डिनोट करते हैं n+x, n+x। सो यहाँ पे स्लीपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, n तो कॉमन रहता है एंड n x की जो वैल्यू है वो 7 हमारे पास दी है। n क्या होता है, n होता है लेंथ ऑफ वन रेल, लेंथ ऑफ वन रेल। तो ये n किसके लिए पूछा हमसे, ब्रॉड गेज के लिए पूछा है। तो ब्रॉड गेज जो होता है उसकी जो लेंथ होती है वन रेल की वो कितनी होती है, 12.89 समथिंग होती है मीटर में। तो हम इसको 13 मान लेते हैं, 13 हम इसको मान लेते हैं। तो यहाँ पे n की जगह 13 आएगा, तो n+13 सॉरी n+ नहीं 13+7 इज इक्वल टू 20। हमारे पास नंबर ऑफ स्लीपर पर रेल लेंथ इतने आ जाएंगे, 20, इसलिए ही यहाँ पे आंसर जो है वो दिया गया है। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर ए स्लीपर डेंसिटी हमारे पास कितनी है, n+5 है। नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ए ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक ऑफ लेंथ 650 मीटर इज। सो आपको पता ही है कि n+x ये स्लीपर की डेंसिटी होती है। ब्रॉड गेज के लिए हमसे यहाँ पे पूछा गया है लेंथ कितनी है, ट्रैक रेलवे ट्रैक की लेंथ 650 मीटर है। एंड ब्रॉड गेज जो होता है ट्रैक की उसकी लेंथ जो होती है रेल की वो 13 मीटर होती है। सो नंबर ऑफ रेल जो लगेंगे 650 के लिए ओवर 13 हम करेंगे तो हमारे पास 50 नंबर ऑफ रेल आ जाएंगे। नंबर ऑफ रेल इज 50। सो नंबर ऑफ स्लीपर पर रेल हमें फाइंड आउट करना है, तो 13+5
इज इक्वल टू 18। सो जो स्लीपर रिक्वायर्ड होंगे वो 50 इंटू 18। स्लीपर जो रिक्वायर्ड होंगे वो नंबर ऑफ रेल इंटू स्लीपर डेंसिटी इज इक्वल टू 900 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रफनेस इंडेक्स ऑफ रेल इज एक्सप्रेस एज। रफनेस इंडेक्स जो होता है वो आप उसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो आप उसको एक्सप्रेस करेंगे कम्युलेटिव डिफॉर्मेशन ऑफ सरफेस पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कम्युलेटिव मेजर ऑफ वर्टिकल अंडुलेशन पेमेंट सरफेस पर जो आपको रिकॉर्ड करते हैं पर यूनिट हॉरिजॉन्टल लेंथ जो होती है रोड की, वही रफनेस इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। रफनेस इंडेक्स जो होता है उसको आप बम्प इंडिकेटर होता है एक इंस्ट्रूमेंट, उससे आप इसको मेजर कर सकते हैं। अगर हम गुड पेमेंट सरफेस की बात करेंगे तो उसका जो अनइवननेस इंडेक्स होता है वो शुड भी ग्रेटर देन होना चाहिए 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर से, शुड नॉट बी ग्रेटर देन, इस वैल्यू से एक्सीड नहीं होना चाहिए। गुड पेमेंट सरफेस जो होता है उसका अनइवननेस इंडेक्स जो होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला देखिए, व्हाट इज द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ कैम्बर फॉर सीमेंट कंक्रीट एंड हाई टाइप बिटुमिनस सरफेस के लिए? जो कैम्बर होता है एक तो हैवी होता है, एक लो होता है। हैवी रेन के लिए, एक लाइट रेन के लिए। तो हैवी के लिए जो होता है वो वैल्यू कम होती है, लाइट के लिए वैल्यू जो होती है कैम्बर की वो ज़्यादा होती है। ये पॉइंट देख लीजिए, एग्जाम में हो सकता है कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। हैवी रेन फॉल का जो कैम्बर होगा वो भाई कम होगा, एंड जो लाइट रेनफॉल का कैम्बर होगा वो ज़्यादा होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। हमसे क्या पूछा गया है, सीसी एंड हाई बिटुमिनस टाइप्स के लिए पूछा गया है। दोनों के लिए एक ही बात है। तो हैवी के लिए हमारा 1/50 होगा, एंड लाइट के लिए जो होगा 1/60 होगा। तो देखिए ये कम है, ये लाइट के लिए ज़्यादा है। ऐसे ही अगर आप बिटुमिनस सरफेस की बात करेंगे तो 1:40 होगा, 1/40। एंड अगर आप लाइट की बात करेंगे तो 1/50 होगा, 40/50। देखिए ये कम है, ये ज़्यादा हो रहा है। अगर हम ऐसे ही WBM ग्रेवल पेमेंट की बात करेंगे तो उसके लिए 1/33 होगा, एंड हैवी की बात करेंगे तो 1/40 होगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बात करेंगे अर्थन रोड की, तो अर्थन रोड के लिए 1/25 होगा, एंड लाइट रेनफॉल के लिए 1/33 होगा। तो ये चीज़ देख लीजिए आप। वैसे इसको याद करने की एक ट्रिक भी मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। अगर आपको हैवी का याद है तो लाइट का ऑटोमेटिकली ही आप उसको हैवी से याद कर सकते हैं। जैसे कि आपको लेकिन सीक्वेंस से ही चलना पड़ेगा। हैवी की बात करेंगे 1/50 है यहाँ पर 1/60 है। अब दूसरे नंबर पर यहाँ पे देखिए लाइट के लिए 1/50 है, यहाँ पर 1/40 है। अब तीसरे नंबर पर 1/40 है, एंड चौथे नंबर पर 1/33 है। इस तरह से आप ट्रिक से इसको भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर यही हो जाएगा। अगले देखिए, द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व इज गवर्न्ड बाय। सो भाई लेंथ जो होती है ट्रांजिशन कर्व की वो मैक्सिमम होती है। 2-3 केस होते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि भाई उस वैल्यू पर डिपेंड करती है। एक होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, एक होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, एक होता है आईआरसी फॉर्मूला। आईआरसी फॉर्मूला पर बेस्ड होता है। तो फॉर्मूला जो होता है वो एक हिली के लिए होता है, एक प्लेन या फिर रोलिंग के लिए होता है। हिली की अगर हम बात करेंगे तो वो होता है V²/R। ये हिली एरिया के लिए होती है। अगर आप प्लेन या फिर रोलिंग की बात करेंगे तो 2.7 V²/R। ये इन तीन कंडीशन पर डिपेंड करता है। जो मैक्सिमम लेंथ होती है ट्रांजिशन कर्व की डिपेंड्स करती है। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सुपर एलिवेशन, ये दोनों दिए गए हैं। तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ऑन इंडियन रेलवे द मैक्सिमम ग्रेडियंट परमिटेड इन स्टेशन यार्ड इज। स्टेशन यार्ड पर एक 1/400 ये रेकमेंड किया गया है। स्टेशन यार्ड पर जो होता है ग्रेडियंट मैक्सिमम 1/400 से लेकर, वैसे होता तो 1/1000 है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम यही दिया तो हम इसको आंसर मानेंगे। यहाँ से यहाँ तक होता है, 1000 तक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रुप इंडेक्स मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट इज। ग्रुप इंडेक्स मेथड जो होता है डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट इज empirical method based on the physical property of subgrade soil। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। ग्रुप इंडेक्स की जो वैल्यू होती है सॉइल के लिए वो वेरी करती है 0 से 20 तक। ये पॉइंट भी लिख लीजिए, 0 से 20 तक ये वैल्यू वेरी करती है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कई बार। अगला देखिए, इन पेंट्रेशन मैकाडैम कंस्ट्रक्शन द बिटुमन इज। इन द पेंट्रेशन मैकाडैम कंस्ट्रक्शन द बिटुमन इज। क्या होता है? पेंट्रेशन मैकाडैम कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि भाई कोर्स एग्रीगेट जो होते हैं वो पहले बिछाए जाते हैं एंड कंपैक्ट होते हैं वेल इन ड्राई स्टेट में, एंड आफ्टर दैट हॉट बिटुमिनस बाइंडर ऑफ रिलेटिविटी हाई विस्कोसिटी इज स्प्रे। सो सबसे पहले स्प्रेड आफ्टर द एग्रीगेट, कहने का मीनिंग है आर स्प्रेड एंड कंपैक्टेड। मैंने वही आपको बताया कि भाई पहले एग्रीगेट जो होते हैं वो ड्राई स्टेट में बिछाए जाते हैं, उसके बाद आप बिचुमन जो होते हैं उसको स्प्रे कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड कांग्रेस द विड्थ ऑफ द कैरिज वे इज। विड्थ जो होती है कैरिज वे की वो कितनी होती है? देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, 3.75 मीटर फॉर सिंगल लेन, बिल्कुल सही बात है भाई। 7 मीटर फॉर 2 लेन्स विदाउट रेज कर्व, ये भी बिल्कुल सही बात है भाई। उसके बाद ऑप्शन थर्ड बोला कि 7.5 मीटर फॉर द 2 लेन्स विद रेज्ड कर्व, बिल्कुल सही बात है। रेज्ड कर्व के लिए हमारे पास 50 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो तीनों ही कंडीशन हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल सही बैठ रही है, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पर भाई। अगर आप मल्टी लेन की बात करेंगे तो उसके लिए तो 3.5 पर लेन होता है, पर लेन होता है। तो इंटरमीडिएट कैरिज वे भी होता है भाई, तो उसके लिए 5.5 मीटर होती है कैरिज वे की विड्थ। तो फ्रेंड्स पहले हमारा ये टारगेट है कि भाई हम जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनके एक एक दो दो पार्ट आपको जल्दी से प्रोवाइड कर दें। तो हम इसी कोशिश में लगे हैं कि भाई जल्दी जल्दी से आपको हर एक स्टेट, जितने भी भारत के स्टेट हैं या फिर कोई और भी है, तो हम उसके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करें। सो चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाइब्रेटरी रोलर। वाइब्रेटरी रोलर से हमें यहाँ पर स्टेटमेंट बतानी है भाई कि कौन सी सही है। सो देखिए यहाँ पर 3 स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास। पहली क्या बोल रही है, वाइब्रेटरी रोलर आर used for compacting granular soil and pavement layer with granular material। सो यहाँ पर ये तो सही है, सेकंड नंबर वाली गलत है, थर्ड वाली ठीक है। इन वाइब्रेटरी रोलर कंपैक्शन इज इफेक्टेड ड्यू टू द बोथ द डायनामिक इफेक्ट ऑफ द वाइब्रेटरी फोर्स एंड आल्सो द स्टैटिक वेट्स ऑफ द लोड्स। सो 1 एंड 3 सही हैं, ये सेकंड जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, वाटर बाउंड मैकाडैम WBM रोड इन localities of heavy rainfall the recommended value of camber is। क्या होती है कैम्बर की वैल्यू? अभी हमने यहाँ पे पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि भाई हैवी के लिए वैल्यू कम होती है 1/1000
33 होती है, 1 in 33 होती है, यहाँ पे 36 दिया गया है। सो चलिए हम इसको ही मानते हैं भाई, 33 तो पीछे वाला होता नहीं है, आगे वाला ही आंसर चलेगा। क्योंकि अगर आप लाइट की बात करेंगे राइट रेनफॉल के लिए तो 1 in 40 होता है, तो 33 और 40 के बीच में यही आंसर आएगा। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, while designing roads, bridge and culvert, which of the following load is not considered? जब भी आप रोड को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, ब्रिज को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, कलवर्ट जो होता है उसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो आप किस लोड को डिज़ाइन कंसिडर नहीं करते हैं? भाई मशीन का लोड आप कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि डेड लोड भी होता है, लाइव भी होता है, स्नो लोड भी होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सी सही है? सो 1 and 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए ब्रिज विच आर द कंपोनेंट ऑफ एन अबटमेंट। वैसे जो गुजरात इंजीनियरिंग सर्विस का जो क्वेश्चन पेपर है वो उतना इफेक्टिव नहीं है, मुझे उतना इफेक्टिव नहीं लगा जितने जो बाकी थे, हमने पीछे वाले जितने भी डिस्कस किए हैं वो बहुत ही इफेक्टिव थे। अभी जम्मू एंड कश्मीर का भी डिस्कस करने को है, तो बहुत स्टेट का भी क्वेश्चन पेपर बचते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए भाई फटाफट से। और अगर आप हमें कुछ आर्थिक सहायता प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हमने नीचे गूगल पे का नंबर दिया होता है अपना, पेटीएम वगैरह का सभी का, तो आप पे कर सकते हैं एनी फोर। सो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए ब्रिज विच आर द कंपोनेंट ऑफ द अबटमेंट। ब्रेस्ट वॉल, विंग वॉल्स, बैक वॉल। 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, कौन सा पार्ट होता है कंपोनेंट ऑफ अबटमेंट। अगर आप अबटमेंट की बात करेंगे तो उसमें हमारे जो कंपोनेंट होते हैं, एक तो ब्रेस्ट वॉल होता है, विंग वॉल भी होती है, बैक वॉल भी होती है, हम उसमें पाइल भी प्रोवाइड करते हैं, हम उसमें फुटिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर तो सिर्फ 3 ही दिए गए हैं, तो हमारे ये तीनों ही आंसर बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फॉर लॉन्ग स्पैन सच एज 800 मीटर, लॉन्ग स्पैन सच एज 800 मीटर विच टाइप ऑफ ब्रिज इज प्रोवाइडेड। एक हमारे पास ब्रिज है वो लॉन्ग स्पैन का है, जिसका स्पैन कितना है 800 मीटर तक का है, तो हम किस तरह का ब्रिज प्रोवाइड करेंगे। अगर हम स्पैन के बेस पर बात करेंगे कि भाई स्पैन के बेस पर कितने तरह के ब्रिज होते हैं, सो उसको हम 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं स्पैन लेंथ के बेस पर। सो यहाँ पर हमसे सस्पेंशन ब्रिज जो है आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सस्पेंशन ब्रिज जो होता है उसकी जो स्पैन होता है वो 300 मीटर से लेकर 2300 मीटर होता है, 2300 मीटर तक इसका स्पैन होता है। सबसे बड़ा ब्रिज यही होता है, सस्पेंशन ब्रिज। कलवर्ट जो होता है उसकी तो लेंथ जो होती है वो स्पैन 6 मीटर से कम ही होता है, उसको कलवर्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर ए गिवन डिस्चार्ज द एफिशिएंसी ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक कैन बी इंक्रीज बाय। फॉर गिवन डिस्चार्ज द एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक कैन बी इंक्रीज बाय। एफिशिएंसी आपको इंक्रीज करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे भाई यहाँ पर तो आंसर थोड़ा सा, यहाँ पर आंसर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द टैंक या फिर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ टैंक। लेंथ या फिर सरफेस एरिया, एरिया लेंथ एक ही बात है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। एफिशिएंसी जो होती है वो डिपेंड्स करती है कि भाई हमारा वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है वो कैसा है, विस्कोसिटी कैसी है, साइज ऑफ पार्टिकल का है वो कैसे हैं, इस पर डिपेंड करती है हमारी जो एफिशिएंसी होती है। इसलिए सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर
बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अलम एज ए कोगुलेंट इज फाउंड टू बी मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द पीएच रेंज ऑफ द वाटर इज। अलम जो होता है वो कोगुलेंट की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द पीएच रेंज ऑफ वाटर इज, पीएच जो होता है वाटर का वो कितना होता है, वो हमने आपको एक पिछले क्वेश्चन में बताया था कि भाई आप पोर्टेबल पानी ही यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 6 से 8 ही आंसर रहेगा, 6 से 8.5 होता है वैसे। अगला क्वेश्चन देखिए, एयर बाइंडिंग फिनोमिना इन रैपिड सैंड फिल्टर ओकर ड्यू टू, एयर वाइडनिंग बाइंडिंग सॉरी फिनोमिना इन रैपिड हार्ड सैंड फिल्टर ओकर ड्यू टू, सो वो होती है, किसकी वजह से होती है, एक्सेसिव नेगेटिव हेड, ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस इन विच द क्लोरिनेशन इज डन बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट इज नाउन एज, भाई इसका आप सीक्वेंस पढ़ लीजिए, क्योंकि सीक्वेंस से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर सुपर क्लोरिनेशन हो जाएगा, ये सीक्वेंस से ही क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखिए, डिजोल्व ऑक्सीजन इज मेजर बाय टिल्टिंग द वाटर सैंपल विद, ऑप्शन ये आंसर होगा यहाँ पर। डिजोल्व ऑक्सीजन इज मेजर वाइल टिल्टिंग द वाटर सैंपल विथ, तो ये हमारे पास सोल्यूशन जो होता है वो ये सोल्यूशन होता है। तो ये बिंगलर मेथड जो होता है उसके द्वारा आप पता कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द पर्पज ऑफ ए प्रोपोर्शनिंग वियर एट द एनफ्लुएंट एंड ऑफ द चैनल टाइप ग्रिड रिमूवल यूनिट इज टू मेंटेन कांस्टेंट मीन वेलोसिटी इन द चैनल, डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगले देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग इम्प्यूरिटीज, हमें इम्प्यूरिटीज को यहाँ पे कंसिडर करना है, 4 दी गई है। तो व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिमूवल ऑफ दिस इम्प्यूरिटीज इन द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीक्वेंस हमें बताना है भाई। सो जब भी वाटर ट्रीटमेंट की बात आएगी तो यहाँ पर 2 ट्रीटमेंट यूज होती है। एक होती है सरफेस वाटर ट्रीटमेंट, जो सरफेस के ऊपर पानी होगा उसकी ट्रीटमेंट होती है। दूसरा होता है सब सरफेस वाटर ट्रीटमेंट। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं ये हैं सब सरफेस वाटर ट्रीटमेंट से। तो इसका जो प्रोसेस होती है, सबसे पहले जो होता है हमारे पास रा पानी होता है, फिर हम उसकी क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करती है। स्क्रीनिंग में क्या होता है कि जो फ्लोटिंग मैटर होते हैं, बड़े बड़े टहनियाँ वगैरह जो जो भी होता है उसको दूर किया जाता है। उसके बाद एरेशन की प्रोसेस होती है। एरेशन में क्या होता है कि जो डिजोल्व गैसेज होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड H2S, तो ये गैसेज जो होती है उसको रिमूव किया जाता है। H2S ये दिया गया है, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, तो इसको रिमूव किया जाता है। उसके बाद जो प्रोसेस होती है वो होती है लाइम सोडा प्रोसेस। लाइम सोडा प्रोसेस जो होती है उससे आपको पता है कि हार्डनेस जो होती है पानी की वो रिमूव की जाती है। उसके बाद फिल्ट्रेशन होती है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि भाई MPN एंड TDS जो होता है उसको कम किया जाता है। एंड उसके बाद डिसइंफेक्शन होती है, उसमें आपको पता है कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया को मारा जाता है। तो इसके बाद पब्लिक को पानी दे दिया जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस ये इसी तरह से रहेगा जैसे दिए गए ऑप्शन 1 2 3 4, यही अच्छा सीक्वेंस है। हाइड्रोजन डाइसल्फाइड जो होता है ये एरेशन टैंक में रिमूव की जाती है। एक्सेस अल्कलिटी जो होती है ये लाइम सोडा प्रोसेस से रिमूव की जाती है। सस्पेंडेड मैटर जो होते हैं ये फिल्ट्रेशन से रिमूव होते हैं। एंड पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो इंस्पेक्शन से रिमूव होते हैं, डिसइंफेक्शन से रिमूव होते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन 1 आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी मैच करना, हमने यहाँ पर क्या क्या कितना कितना परसेंटेज होता है उससे हमें मैच करना है। तो सबसे पहले देखिए, क्लोराइड,
क्लोराइड कंटेंट हमें यहाँ पे पूछा गया है mg पर लीटर में। सो क्लोराइड का जो कंटेंट होता है वो एक्सेप्टेबल लिमिट 250 होती है, लेकिन अल्टरनेटिव जो होता है इन द एब्सेंस के लिए 1000 mg पर लीटर होता है। सो यहाँ पर 1 का 4 हो जाएगा। सल्फेट की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे सो वो होता है एक्सेप्टेबल लिमिट 200, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ उसके लिए 400 होता है। सो सल्फेट ये 5 हो गया, एंड लास्ट में हमारे पास टोटल अल्कलिटी ही बचती है। टोटल अल्कलिटी जो होती है वैसे तो एक्सेप्टेबल लिमिट जो होती है वो 200 ही होती है, लेकिन 600 तक अल्टरनेटिव होता है इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्सेज। तो इन द एब्सेंस ऑफ के लिए ही सबसे पूछा गया था यहाँ पे, लेकिन एक्सेप्टेबल लिमिट जो होती है ये भी आपको पता होनी चाहिए। एक्सेप्टेबल लिमिट ये भी मैंने आपको बता दी है, एंड इन द एब्सेंस ये तो दिया ही है। तो यहाँ पे जो दिया है आप इससे मैच कर सकते हैं कि भाई मैंने सही बोला कि गलत बोला है। अगला देखिए यहाँ पे, एज पर द IS कोड, हमारे पास IS कोड दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग pollutant have some relaxation in their acceptable limit in the absence of alternative sources of the water। हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही रहेगा भाई? कहने का मीनिंग ये है कि भाई किस में आपको छूट मिलती है। जैसे कि यहाँ पे एल्यूमिनियम दिया गया है। एल्यूमिनियम की जो एक्सेप्टेबल लिमिट होती है वो 0.03 mg पर लीटर होती है। अगर हम परमिसिबल लिमिट इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज की बात करेंगे एल्यूमिनियम के लिए, तो वो होता है 0.2 mg पर लीटर। कहने का मीनिंग ये है कि भाई इसमें जो एक्सेप्टेबल लिमिट रिलैक्सेशन नहीं होता है, नो रिलैक्सेशन, सॉरी इसमें रिलैक्सेशन होता है, इसमें होता है रिलैक्सेशन। और इसके बाद हम अमोनिया की बात करेंगे तो 0.5 इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट होती है, एंड इसमें जो इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव के लिए अमोनिया में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होता है। सम रिलैक्सेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो एक तो ये हो गया ऑप्शन, दूसरा में नहीं होती है कोई भी रिलैक्सेशन। उसके बाद ब्रीमियम की बात करते हैं, तो ब्रीमियम की जो एक्सेप्टेबल लिमिट होती है वो 0.7 होती है, लेकिन अल्टरनेटिव सोर्सेज के लिए नो रिलैक्सेशन। सो ये भी कट हो गया हमारा। लास्ट में कट बचता है बोरन। बोरन जो होता है इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट 0.5 mg पर लीटर होती है, इन द एब्सेंस के लिए 1 mg पर लीटर होती है। तो कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन किस में मिलता है, 1 एंड 4 में। 1 एंड 4 ये ऑप्शन 4 में दिए गए हैं। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वाटर क्वालिटी पैरामीटर एंड मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट करेक्टली मैच्ड, सो यहाँ पे क्लोराइड ये मेथड जो है ये मैच नहीं है करेक्टली। बाकी ये जो है डिजॉल्व, देखिए अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि ब्रिंकलर जो होता है उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन को फाइंड आउट किया जाता है। तो ये तीन तो सही है, लेकिन ये चौथा जो है वो गलत है, तो इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री एयर प्लूटेंट। सेडिमेंट्री प्लूटेंट का जो एग्जांपल नहीं है वो ये है ऑप्शन 1, सॉरी डी। ये एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि ये जो होता है ये प्राइमरी एयर प्लूटेंट का एग्जाम्पल होता है, प्राइमरी का है। बाकी ये जो दिए गए हैं वो सेकेंडरी के ही हैं। अगला देखिए, द फुल फॉर्म ऑफ सेकेंडरी एयर प्लूटेंट PAN इज। सेकेंडरी प्लूटेंट में एयर प्लूटेंट जो होते हैं उसमें PAN की फुल फॉर्म क्या होती है, पेरोक्सी एथिलीन नाइट्रेट। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग plum behavior will have the most severe implication on human health। सो वो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। अगले के, बीच ऑफ द फॉलोइंग एयर pollution control equipment is not an example of
इनर्शियल सेपरेटर, इनर्शियल सेपरेटर के लिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा? सो डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। अगला देखिए यहाँ पर, रिंगलमैन चार्ट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर, मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है वो एस्टिमेटिंग द डेंसिटी ऑफ द स्मोक। रिंगलमैन्स चार्ट जो होता है डेंसिटी ऑफ स्मोक को फाइंड आउट करता है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अडॉप्टेड फॉर द मेजरमेंट ऑफ NO2 इन एयर। सो वो यही आंसर होगा 1। अगला देखिए, परमिसिबल लिमिट 1 हावर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया कितनी होती है? 4 mg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट वन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर करेक्ट फॉर द कैलकुलेटिंग द एनुअल, तो कौन सा होगा? ऑप्शन ये आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिसेंटली लेबल्ड विच 5 केमिकल एज टॉक्सिक। ये तो हम मेरे हिसाब से जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी जनरल अवेयरनेस से होगा। 2016 में ये पूछा गया है, जनरल अवेयरनेस का ही क्वेश्चन है ये तो, ये भी 2016 लैंड का ही क्वेश्चन है। सो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, ambient air quality at the landfill site shall meet the standard prescribed by Central Pollution Control Board for, किसके लिए? इंडस्ट्रियल एरिया के लिए। नेक्स्ट देखिए, पोस्ट क्लोजर केयर ऑफ लैंड फिल साइट शेल बी कंडक्टेड फॉर एट लीस्ट 15 सालों के लिए कंडक्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ए कोस्टल सिटी प्रोड्यूस म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट विद हाई मॉइस्चर कंटेंट, हाई ऑर्गेनिक मटेरियल, लो calorific value and the low inorganic material. The most effective and sustainable option for MSW management in that city is, तो वो होता है कंपोजिटिंग मोस्ट ऑप्शन होगा। अगला देखिए, द मैक्सिमम CN रेशियो इन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंपोस्ट इज, तो 20:1, 20:1 होता है। अगला देखिए यहाँ पर, फॉर एस्टिमेटिंग द बल्क डेंसिटी ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंपोस्ट द कंपोनेंट सैंपल शुड बी, सो वो ड्राई किया जाता है हॉट एयर में 70 डिग्री सेल्सियस पर 24 आवर के लिए। तो ये भी जीके का जनरल बैलेंस का लग रहा है मुझे तो क्वेश्चन, अगर नहीं है तो आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगले देखिए, एन एरिया कंप्राइजिंग नोट लेस देन डैश मीटर अराउंड हॉस्पिटल, एजुकेशनल, इंडस्ट्री एंड कोर्ट में बी डिक्लेयर एज साइलेंस एरिया जोन, तो 100 मीटर होगा यहाँ पे आंसर। 100 मीटर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर जी के क्वेश्चन मुझे ज़्यादा लग रहे थे। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते थे, स्टेट गवर्नमेंट हैव कैटेगरी, ये भी कुछ into how many types zone for the proposal of implementation on noise standard। सो ये तो 4 जोन में डिवाइड किया गया है। फॉर ए रेजिडेंशियल एरिया द परमिसिबल टाइम वेट एवरेज ऑफ द लेवल ऑफ साउंड इन डेसिबल ऑन स्केल ए ड्यूरिंग द नाइट टाइम, नाइट टाइम में जो होता है वो 45 होती है। नाइट के लिए रेजिडेंशियल एरिया जो होता है वो 40 डेसिबल लिमिट जो है वो होती है रेजिडेंशियल एरिया के लिए, लेकिन दिन के लिए 55 होती है। नेक्स्ट देखिए, द रेफरेंस प्रेशर यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ साउंड प्रेशर लेवल इज, साउंड प्रेशर लेवल जो होता है वो कितना होता है? 20 होता है भाई। नेक्स्ट देखिए, अंडर आइडल कंडीशन द COD/TOC रेशियो फॉर सीवेज कंटेनिंग ओनली ऑर्गेनिक मैटर इज 2.66 होता है। अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, इन स्लज डाइजेशन टैंक इफ द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ स्लज इज रिड्यूस टू 90 to 80% देन द परसेंटेज डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ स्लज इज, तो 50% तक जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है।
सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।